Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about agreement signed between India and UAE. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इज ऑन विजिट टू इंडिया और इस विजिट के दौरान भारत और यूएई के बीच में 4 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो एक बार जरा समझते हैं कि यूएई है क्या, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है क्या और उसमें अबू धाबी का क्या रोल है। देखिए, यूएई नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इट्स अ फेडरेशन। फेडरेशन मतलब ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल यूनिट्स या ग्रुप ऑफ कंट्रीज कह दीजिए मोटा मोटा। तो यूएई अपने आप में 7 छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स या आप कह सकते हैं देशों से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स या किंगडम आप कह सकते हैं। एंड ईच एमिरेट इज रूल्ड बाय इट्स ओन एमीर। वहां पे रूलर को या किंग को वो लोग एमीर कहते हैं। तो यूएई इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एमिरेट्स या किंगडम एंड एवरी किंगडम इज रूल्ड बाय इट्स ओन एमीर। ये जो 7 किंगडम है वो है अबू धाबी, दुबई, शारजाह। इन 7 में से ये 3 सबसे प्रमुख हैं। अबू धाबी आप देख सकते हैं एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। दुबई इकोनॉमी वाइज बहुत डेवलप्ड है। शारजाह, उसके अलावा 4 और हैं, फुजियारा, अल कोएन, रास अल खमैन। इस तरीके से आप कह देख सकते हैं कि देयर आर 7 ओवरऑल। एक है अजमान। तो अबू धाबी, दुबई, शारजाह ये 3 हो गए। अजमान, फुजियारा, अल कुवैन एंड रास अल खमैन। सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूएई समझना है। इट्स नॉट जस्ट वन किंगडम, इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 7 किंगडम्स। अब यूएई में फैसले कैसे होते हैं? ये 7 जो किंगडम हैं उन्होंने आपस में मिलकर के एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है फेडरल सुप्रीम काउंसिल। इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इस फेडरल सुप्रीम काउंसिल के अंदर कुछ नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो 7 एमीर्स हैं दे वुड बी डायरेक्टली पार्ट ऑफ दिस फेडरल सुप्रीम काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम इलेक्टेड मेंबर्स आल्सो। दिस फेडरल सुप्रीम काउंसिल इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। कानून वगैरह बनानी है तो ये फेडरल सुप्रीम काउंसिल ही बनाती है। उसके अलावा यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो कोई इलेक्ट होकर के नहीं आते। तो यूएई का जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है इट ट्रेडिशनली इज हेल्ड बाय द एमीर ऑफ अबू धाबी। तो अबू धाबी को इस सेंस में ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है कि यहाँ के जो अमीर हैं उनको नॉर्मली यूएई के प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएई एज ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, 7 किंगडम्स, कुछ बड़े किंगडम्स, कुछ छोटे किंगडम्स मिलकर के एक साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया है यूएई। उसमें से जो सबसे बड़ा किंगडम है अबू धाबी, उसके जो रूलर हैं या एमीर हैं उनको वो लोग ट्रेडिशनली प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। 7 किंगडम ने मिलकर के एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई है फेडरल सुप्रीम काउंसिल, जिसमें कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं और यहाँ पे होते हैं फैसले। अब अबू धाबी के जो प्रिंस हैं ही इज ऑन विजिट टू इंडिया और उन्होंने भारत के साथ 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। देखते हैं, एनर्जी रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट विथ इंडिया। भारत को अभी अगले 15 सालों तक यूएई की तरफ से लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई किया जाएगा ताकि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सके।
इसके लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके अलावा एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में। तो ये जो कंपनी है भारत की, ध्यान से समझिएगा, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी। इसका क्या काम है? भारत ने साउथ इंडिया में खासकर ऐसे ऐसे जगहों पे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे इंडिया ने अंडरग्राउंड रॉक्स के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व्स को स्टोर करके रखने का फैसला किया है, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इस रिजर्व पेट्रोलियम का हम इस्तेमाल कर पाए। मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ एब्रप्ट एक्शंस होते हैं जिसके कारण ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है। वैसे केस में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरीके से थ्रेटन हो सकती है एंड इंडिया हेवली रिलाइज ऑन इंपोर्ट। तो वैसे हालत में हम लोग इन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे आप घर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर करके रख देते हैं कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही भारत के अंदर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए गए हैं अंडरग्राउंड केव्स में, जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखा गया है इन ऑर्डर टू मीट एनी कंटिजेंट सिचुएशन। तो जो एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम रिजर्व है हमारा SPR1, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पार्ट 1, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर कर्नाटका में है और पदूर कर्नाटका में है। उसके अलावा some new petroleum reserves, strategic petroleum reserves are also being developed. One is being developed in Chandikhol, Orissa, and once it is developed, it will be the biggest, largest, 4 million metric tons इसकी capacity होगी. And next one is coming at Padur, again in Karnataka. तो पदूर में one is existing and one will be newly created again. तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो सेकेंड जनरेशन वाले डेवलप हो रहे हैं, उसको डेवलप करने में अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है दैट विल बी हेल्पिंग इंडियन कंपनी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, क्योंकि इसी कंपनी की जिम्मेदारी है ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को डेवलप करना। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है और अबू धाबी के आसपास ये कई सारे ऐसे ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स हैं ऑफशोर, यानी कि कोस्टल एरिया में। उसमें से एक इस तरीके का ऑयल ब्लॉक भारत की कंपनी ऊर्जा भारत को देगी अबू धाबी की सरकार इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर ऑयल एंड नेचुरल गैस देयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं एनर्जी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई, प्लस इट विल अबू धाबी विल ऑल्सो हेल्प इंडिया in order to develop its second stage of strategic petroleum reserves. न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड ऑयल ब्लॉक, वन ऑयल ब्लॉक हैज बीन अवॉर्डेड टू इंडियन कंपनी ऊर्जा भारत टू एक्सप्लोर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जिस पे चर्चा हुई है अपार्ट फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है कि बोथ साइड्स इंडिया एंड UAE will upgrade its relation to the level of comprehensive strategic partnership. हाल फिलहाल में हमने देखा कि भारत ने मलेशिया के साथ और सिंगापुर के साथ अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया है टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ इंडिया एंड UAE आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग टू अपग्रेड देयर रिलेशन टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है, भारत और UAE के बीच में जो ट्रेड है, वो पिछले साल ही दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर के फैसला किया था कि हम लोग लोकल करेंसी में करेंगे, यानी कि इंडियन रुपी एंड दिरहम, UAE के दिरहम में करेंगे। भारत अगर कोई सामान खरीदता है UAE से तो पेमेंट रुपए में करेंगे और UAE कुछ सामान खरीदता है भारत से तो पेमेंट दिरहम में करेगा। इस तरीके से लोकल करेंसी में हम लोग ट्रेड करेंगे एंड दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल करेंसीज लाइक डॉलर। तो अब इसी अग्रीमेंट जो पिछले साल ऑलरेडी हो चुकी है उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हुए दोनों देशों की सरकारों ने फैसला किया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे। उसके साथ ही ग्लोबल फोरम्स पे दोनों देशों ने एक दूसरे को कमिट किया है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसी आइडिया को आगे ले जाते हुए इंडिया हैज हेल्प्ड UAE
to join Shanghai Cooperation Organization SCO as a dialogue partner, not as a permanent member, but SCO में इंडिया ने यूएई को डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिलवाया है। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about 10 years of Swachh Bharat Abhiyan, a Swachh Bharat mission. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और इसका लक्ष्य था कि आने वाले 5 साल में भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाएगा बाई 2 अक्टूबर 2019, विच वुड बी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो तब तक भारत को पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन से फ्री किया जाएगा। दैट वाज द गोल सेट फॉर स्वच्छ भारत मिशन। बट स्वच्छ भारत मिशन का जो अप्रोच है वो काफी अलग था। स्वच्छ भारत मिशन से पहले भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लाए जा चुके हैं जहां लक्ष्य रखा गया कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे हम लोग भारत को, पूरे देश के अंदर कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि ओपन डेफिकेशन करने से क्या समस्याएं होती हैं। एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जब बारिश होती है तो जो फीकल कंटेंट होता है वो बारिश के पानी के साथ जाकर के ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है परकोलेट होकर के, और फिर वो ग्राउंड वाटर को इम्प्योर करता है, और वो ग्राउंड वाटर को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं एक्सट्रैक्ट करके थ्रू हैंड पंप्स और अदर मीन्स, तो उससे फिर अलग अलग तरीके के गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होते हैं। डायरिया इज ए मेजर कंसर्न, और डायरिया जो है वो ज्यादातर छोटे बच्चों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इम्पैक्ट करता है, और उस डायरिया के कारण जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो काफी हाई रहता था। तो ओपन डेफिकेशन का एक हेल्थ इशू, बच्चों के अंदर फर्टिलिटी रेट हाई होना, जो एडल्ट है उनका बहुत बार बीमार होना बिकॉज ऑफ डायरिया, उस कारण से इकोनॉमिक लॉसेज होना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओपन डेफिकेशन। उसके अलावा ओपन डेफिकेशन इज ऑल्सो an act which leads to compromise on dignity of individuals, especially women. Women have to wait for daytime to get end in order to relieve themselves from nature's call. So women के लिए आप सोचिए, इस मूवी जो बनी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें सारी बातें दिखाई गई हैं कि विमेन के लिए ये कितना उनके डिनाइल ऑफ डिग्निटी कर रहा है अगर उनके घर के अंदर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉयलेट नहीं है तो। टू अटेंड बेसिक नेचर्स कॉल दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द डे टू गेट ओवर। तो ये, और इवन इफ दे गो आउट in order to relieve themselves during the dark hours, yet there is security threat. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हाथरस में एक घटना हुई थी ऐसी, where the rape and murder of 2 sisters were committed because they went out to relieve themselves from nature's calls in open defecation or for open defecation। तो कहीं ना कहीं ओपन डेफिकेशन जो है वो एक एक्टिविटी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स तो कर ही रहा था, साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल को भी कॉम्प्रोमाइज करता था, स्पेशली विमेन। तो इस कारण से ओपन डेफिकेशन से फ्री करना भारत को बड़ा जरूरी था, और इसके लिए पहले भी इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। जैसे एक टोटल सैनिटेशन कैंपेन लाया गया था साल 1999 में, जहां पे भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया कि हर एक घर में हम लोग टॉयलेट बनाएंगे, लेकिन वहां पे टोटल सैनिटेशन कैंपेन फेल हो गया। यू कैन से एट बेस्ट इट वाज पार्शियली सक्सेसफुल। रीजन बीइंग, सरकार समझ ही नहीं पाई कि ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस के पीछे कारण घर के अंदर टॉयलेट होना या ना होना नहीं है कि टॉयलेट नहीं है इसलिए मजबूरी में लोग बाहर जा रहे हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए। नो, दैट इज द लेसर रीजन। द बिगर रीजन इज द एटीट्यूड। लोगों को लगता है कि घर के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उससे घर का वातावरण खराब हो जाएगा। तो देयर इज अ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल रिगार्डिंग टॉयलेट इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। घर के अंदर ही टॉयलेट होना, इसको लेकर के लोगों की एक नेगेटिव एटीट्यूड है, और इस कारण से टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो 1999 में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन जैसा ही था, टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, वो फेल हो गया क्योंकि वहां पे सरकार ने सिर्फ टॉयलेट बनाने पे फोकस किया, बट लोगों के एटीट्यूड को बदलने पे फोकस नहीं किया कि एटीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू टॉयलेट इन द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ।
इसलिए सरकार ने टॉयलेट बनाया घरों में और लोगों ने उसी टॉयलेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टोर हाउस और ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस करते रहे। स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया और 5 साल में ही इसने इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया। लगभग 55 करोड़ लोग जो ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस करते थे ऑन डेली बेसिस, उनके अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाया गया। साथ ही साथ उनके घरों में टॉयलेट बनाई गई ताकि एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो टुवर्ड्स टॉयलेट इन द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ उनके पास टॉयलेट इन द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी भी हो। दोनों चीजें एक साथ की गई एंड दैट मेड स्वच्छ भारत मिशन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट successful initiative by government of India, and within a span of 5 years India attained the aim of making India open defecation free by 2nd October 2019. So this is the achievement of Swachh Bharat mission. तो एथिक्स पेपर में जो हमारा जीएस पेपर 4 है वहां पे एक सेपरेट टॉपिक है एटीट्यूड करके। तो एटीट्यूड टॉपिक में आप देखेंगे, आप इस टोटल सैनिटेशन कैंपेन और स्वच्छ भारत मिशन के बीच में जो फाइनल जो अचीवमेंट है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आने के पीछे का कारण आप बता सकते हैं, और वो है फोकस इन गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अगर आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करके चाहेंगे कि हो जाए और एटीट्यूड बदलने पे फोकस नहीं करेंगे तो वो फिर सर्विस डिलीवरी फेल होगा। वैक्सीन सिर्फ सप्लाई करने से, कोविड के टाइम में सिर्फ वैक्सीन अवेलेबल कराने से सब लोग वैक्सीन लेने वाले थे नहीं। जिन लोगों का निगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, उसको एड्रेस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट था कि वैक्सीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस के पीछे 2 बड़े कारण हैं, एक तो टॉयलेट बनाना और दूसरा लोगों का एटीट्यूड बदलना टुवर्ड्स टॉयलेट इन द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। और ये जो एटीट्यूडनल एस्पेक्ट है, बिहेवियरल चेंजेस है, दैट वाज मिसिंग इन टोटल सैनिटेशन कैंपेन एंड दैट लेड टू फेलियर ऑफ इट। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें, इसकी अचीवमेंट की बात करें, तो इट मेड इंडिया 100% ओपन डेफिकेशन फ्री। जब इसको लॉन्च किया गया था तो यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर सिर्फ 38% लोग जो हैं वो घरों के अंदर टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। मोर देन 60% पॉपुलेशन वुड प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन एंड बाय 2019 ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया भारत। मतलब 100% पॉपुलेशन जो है लगभग वो अब घरों के अंदर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करती है। हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। मैंने आपको बताया कि ओपन डेफिकेशन के कारण गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें भी डायरिया का प्रॉब्लम, और वो डायरिया का प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को इंपैक्ट करता था। 60 से 70 हजार इन्फेंट मोर्टेलिटी वुड बी एट्रीब्यूटेड टू डायरिया एवरी ईयर। तो उस चीज को एड्रेस करने में काफी हद तक मदद मिली है बिकॉज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट, अभी जब लोग बार बार बीमार पड़ते थे तो हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उसके अलावा जब बीमार पड़ते हैं तो काम नहीं कर पाते, अपना छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेजमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो वो सारी चीजें काफी हद तक एड्रेस हुई हैं बिकॉज ऑफ इंडिया बिकमिंग ओपन डेफिकेशन फ्री ड्यू टू स्वच्छ भारत मिशन। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से स्वच्छ भारत मिशन का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है दैट कुड बी एस्टिमेटेड अप टू $53 बिलियन एवरी ईयर, दैट कुड बी सेविंग्स। अब ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, इसको एग्जैक्टली अकाउंट कर पाना थोड़ा कठिन है, बट आज पर एस्टिमेट भारत हर साल लगभग $53 बिलियन सेव करता है बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन सक्सेसफुल मैनर। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के कामयाबी के कारण ही जो सैनिटेशन और हाइजीन के बाकी इनिशिएटिव्स हैं जैसे जल जीवन मिशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको लाया गया है। तो जल जीवन मिशन इज एसोसिएटेड विद स्वच्छ भारत मिशन ओनली। अगर स्वच्छ भारत मिशन कामयाब नहीं होता, ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं बनता भारत, तो जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट कर पाना इम्पॉसिबल था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट कर पाना इम्पॉसिबल था। तो स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी ने हेल्प किया कि हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड जो बाकी सारे इनिशिएटिव्स है जैसे जल जीवन मिशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था मेंस में कि बिफोर स्वच्छ भारत अभियान ऑल्सो देयर वाज ए स्कीम टू डू अवे विथ ओपन डेफिकेशन, हाउ डू यू थिंक स्वच्छ भारत अभियान इज डिफरेंट? आपको यही
एम्फेसाइज करना था आंसर में, आपको लिखना था कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999 में लाया गया। उसमें भी यही लक्ष्य था कि टॉयलेट्स बना करके दिए जाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ सप्लाई साइड पे फोकस किया गया कि टॉयलेट्स हम बना करके देंगे लोगों को। उसमें एटीट्यूडनल चेंजेस पे फोकस नहीं किया गया। लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स टॉयलेट इन द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, आपने देखी होगी अगर मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो आपको याद आ रहा होगा वो जो फादर वाला कैरेक्टर था, वो पंडित जो बना था, उसको ऐसा नहीं था कि उसके घर में टॉयलेट वो बनवा नहीं सकता था, लेकिन वो बनवाना चाहता नहीं था। तो दैट एटीट्यूडनल इशू हैड टू बी एड्रेस्ड। तो एथिक्स जीएस पेपर 4 में या तो सीधा सीधा आपसे एटीट्यूड पे प्रश्न पूछ सकता है और ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को जो बनाया गया उसके पीछे एटीट्यूडनल चेंज वाज द बिगर रीजन, वो आपको बोल सकता है इम्फेसाइज करने को। अगर नहीं भी बोलता है, अगर एटीट्यूडनल चेंज का क्या इंपॉर्टेंस होता है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में, अगर ये भी प्रश्न आता है, तो भी आप टोटल सैनिटेशन कैंपेन और स्वच्छ भारत मिशन के अचीवमेंट के बीच का जो वास्ट डिफरेंस है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और इससे आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को अवेलेबल कराना इज नॉट इनफ, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज सर्विसेज आल्सो हैज टू बी चेंज्ड इन पॉजिटिव मैनर, एंड देन ओनली द सप्लाई ऑफ दोज सर्विसेज विल बी बेनिफिशियल इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। जितना हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप ये आंसर तो लिख ही सकते हैं, बट वंस आफ्टर राइटिंग द आंसर प्लीज सी माई आंसर ऑल्सो, जिससे कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साइंस बिहाइंड सोलर सेल्स। ये जो सोलर सेल्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जरा देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सोलर सेल्स, ये जो सोलर पैनल्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल्स। क्या होता है कि इन पे जब सनलाइट गिरती है तो वो सनलाइट जो है हेल्प करती है इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज सोलर सेल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इस फिनोमिना को कभी कभार कह दिया जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए जरूरी क्या है, वोल्टेज का डिफरेंस, एक तरफ हाइयर वोल्टेज है दूसरी तरफ लोअर वोल्टेज है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट is the phenomena seen in solar panels where the sunlight is converted into electricity. तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, सनलाइट आकर के गिरे इस सोलर पैनल के ऊपर और वो सनलाइट जो है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में इस सोलर पैनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करे। तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म हो रहा है, इस फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के पीछे क्या मैकेनिज्म हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, और इसके पीछे क्या साइंस है और उस साइंस को डिस्कवर करने के पीछे की क्या हिस्ट्री है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, ग्रेट साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने, उनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो है लाइट का, जो लाइट हम, जिनकी मदद से हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं, सो लाइट का उन्होंने ड्यूअल नेचर को प्रेडिक्ट किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, यानी कि लाइट जो फिनोमिना है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और इस तरीके से लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है। जैसे कोई भी चीज हम देखते हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करके वापस से हम तक पहुंचती है, और इसी कारण से उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। अगर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, लाइट खत्म कर दी जाए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द सेम प्लेस। तो इट इज लाइट दैट हेल्प्स अस टू सी एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब ये जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है तो दूसरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है। ये तो इस्टेब्लिश्ड फिनोमिना था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके अलावा और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे विजिबल लाइट के अलावा एक्स रेज हो गया, गामा रेडिएशंस हो गए, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1905 में साइंस की दुनिया के लिए आप कह सकते हैं कि पाथ ब्रेकिंग आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल,
और वो जो पार्टिकल है वो छोटे 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 एनर्जी पैकेट्स की तरह फ्लो करते हैं। उन एनर्जी पैकेट्स को एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने नाम दिया फोटॉन्स। तो यहीं से शुरू हुआ लाइट का डुअल नेचर, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डुअल नेचर के बारे में आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने प्रपोज किया। वन नेचर इज दैट इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अनदर नेचर इज दैट इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल, एंड अ पार्टिकल होल्ड्स सम एनर्जी फॉर इटसेल्फ। तो आप कह सकते हैं कि जब लाइट मूव कर रही है तो या तो इस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं एनर्जी पैकेट्स या छोटे छोटे बॉल्स हैविंग एनर्जी, दे आर मूविंग इन कंटिन्यूअस मैनर, जिसको आप कह सकते हैं लाइट। सो दिस सजेशन गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन एज आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम क्यों? बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि हर एक जो एनर्जी पैकेट है लाइट में, इट इज होल्डिंग सम अमाउंट ऑफ या सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी या सम क्वांटा ऑफ एनर्जी। दिस इज एल्बर्ट आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी। He first showed it in 1905 that light, which is considered as form of electromagnetic wave, also behaves like a particle. Localized packets having discrete energy and mass. And discrete मतलब सबकी अलग अलग एनर्जी है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है, और उन अलग अलग पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। तो छोटे छोटे लाइट जो है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो मेड अप ऑफ छोटे छोटे बॉल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। तो फोटॉन्स का अलग से डेफिनेशन ऐसा हो सकता है कि दे आर माइन्यूट एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा है अभी तक मोटा मोटा सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं। तो उनके ऊपर लाइट गिरती है और लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है, इसके पीछे का लॉजिक जानने से पहले हमने एक बार देख लिया थोड़ी सी हिस्ट्री कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1905 में प्रपोज किया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा आप कह सकते हैं पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। एवरी पार्टिकल होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सच पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। और इसको कहा गया वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि लाइट हैज डुअल नेचर एज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब लाइट के अगर पार्टिकल नेचर को एम्फेसाइज किया जाए तो एक पार्टिकल एनर्जी लेकर के आता है, फोटोन एनर्जी लेकर के आता है, और इस सोलर पैनल पे गिरा। मान लीजिए सोलर पैनल है, इस पे ये लाइट गिरा। अब इस सोलर पैनल के अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स से टकराएगा ये फोटोन और इस इलेक्ट्रॉन को वो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ये फोटोन एनर्जी लेकर के आ रहा है। दिस फोटोन इज एनर्जी पैकेट, सो इट इज ब्रिंगिंग सम एनर्जी विथ इटसेल्फ। और वो जो फोटोन है, दैट फोटोन विल गिव सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, and these electrons after getting that energy from photon will break out of the orbit in which it was earlier. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। व्हाई दे रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज व्हाइल न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बट अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाए तो वो जो फोर्स है, आप कह सकते हैं फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, उस फोर्स को ओवरकम करके दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव आउट ऑफ द ऑर्बिट। और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कौन देता है? ये फोटोन। और इलेक्ट्रॉन एक बार उस फोर्स को ओवरकम करके अपने ऑर्बिट से मूव आउट कर गया तो इट स्टार्ट्स मूविंग। इसी फिनोमिना कहा गया है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। फोटो मतलब लाइट, एंड दिस लाइट गिव्स एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन वंस moves out of its orbit and starts moving beyond its orbit, then movement of electron is nothing but electricity. So this photoelectric effect, where photon giving energy to electron and electrons moving causing electricity, this photoelectric effect is the cause behind this solar panels converting solar energy या sunlight into electrical energy.
These photons, they all have a particular amount of energy. That is why they are known as energy packets. And this energy minded, ध्यान दीजिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, इस पे प्रीलिम्स में सवाल बनेगा, मैं अगले पेज पे दूंगा भी. दिस एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कितनी एनर्जी के साथ लाइट आ रहा है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब एनर्जी फॉलिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. द एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है उस लाइट की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो वाइब्रेशन का जो रेट होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसाइड करती है कि इस फोटोन का एनर्जी क्या होगा पर पैकेट का. एंड ओवरऑल दैट फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो वो फिर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू एस्केप दिस electromagnetic force applied by the nucleus, and that helps in converting this solar energy या sunlight into electrical energy, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, that is the main reason behind solar energy being converted into electrical energy. It was first observed by Heinrich Hertz in 1887, but it was explained in detail by Albert Einstein in 1905. और इसी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना को डिस्कवर करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजिक्स इन 1921. तो सनलाइट आया, हर एक सनलाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट, दैट एंड द एनर्जी पैकेट का एनर्जी कितना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी. कितना भी तेज सनलाइट हो, यानी कि पर यूनिट बहुत सारा एनर्जी आ रहा है, बट पर पैकेट का फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाएगा. बट अगर कम ही रेडिएशन आ रहा है, लेकिन पर पैकेट जो फोटोन है उसका अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना कर पाएगा. वो लाइट आएगी और इलेक्ट्रॉन्स को एस्केप कराने में मदद करेगी. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. फिर इंटेंसिटी मतलब कितना तेज आपको धूप लग रही है, पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी आपके बॉडी पे फॉल कर रहा है. लेकिन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है वो होती है कितना रेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं. एंड इट इज द फ्रीक्वेंसी that determines the energy of the packet per packet, and that frequency will determine कि whether photoelectric effect will come into picture or not. So it is not intensity but frequency that determines कि photoelectric phenomena will get into picture or not. I just hope कि आपको ये बात समझ आई है. Next article is about World Suicide Prevention Day. This topic is important from GS paper for ethics and integrity point of view. 10 सितंबर आज का दिन, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की तरह. और इसका लक्ष्य है कि हम लोग सुसाइड के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर पाए वर्ल्ड वाइड. इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड विद अ थीम चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड या स्टार्ट द कन्वर्सेशन. ये है थीम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का. सुसाइड से रिलेटेड डेटा अगर कुछ देखे जाए, आंसर राइटिंग में भी इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वर्ल्ड वाइड एवरी 40 सेकेंड में वन इंडिविजुअल कमिट्स सुसाइड ऑन एन एवरेज. सबसे ज्यादा सुसाइड्स के केसेस 15 से 29 साल के लोगों के बीच में है, यानी कि वो जो यंग एज है जिसमें एनर्जी काफी हाई रहती है, मूड फ्लक्चुएशंस काफी हाई होता है, उसी में सुसाइड्स के केसेस सबसे ज्यादा है. भारत को कभी कभार सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कह देते हैं, क्योंकि 17% दुनिया का सुसाइड भारत के अंदर अकेला होता है, और उसमें भी विमेन के अंदर सुसाइड्स के केसेस ज्यादा है. विमेन कैटेगरी में सुसाइड्स के केसेस ज्यादा है और स्टूडेंट कैटेगरी में सुसाइड के केसेस ज्यादा है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो उसका एक रिपोर्ट था, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया इन 2022, 13,000 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड इन वन पर्टिकुलर ईयर ओनली. तो सुसाइड्स कहीं ना कहीं पुअर मेंटल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है. वो सुसाइड इज व्हाट, एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरी हाई इमोशनल स्ट्रेस. तो कभी इमोशनल लेवल पे इंसान बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, तो उसका आप मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं सुसाइड. तो सुसाइड एक्टिविटीज आर वेरी मच एसोसिएटेड विथ द इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ. सुसाइड को अगर प्रिवेंट करना है तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने पे फोकस किया जाना चाहिए, बिकॉज द मेन रीजन बिहाइंड सुसाइड इज डिप्रेशन.
डिप्रेशन इज व्हाट? लूजिंग होप विथ लाइफ, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, कि मैं तो बेकार हूं, मेरा जीवन बेकार है. So these are the reasons behind rising cases of suicides, mental health issues. और mental health बिगड़ने के पीछे क्या क्या कारण है आज के डेट में? मॉडर्न लाइफस्टाइल, उसमें भी खासकर सोशल मीडिया, ये पुअर मेंटल हेल्थ के पीछे का कारण है. सोशल मीडिया पे हर आदमी जो है वो अपनी अच्छी अच्छी इमेजेस को, अपनी अच्छी चीजों को दिखाने की कोशिश करता है. इसको कह देते हैं कभी कभार कैट फिशिंग. कैट फिशिंग मतलब आप वो दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को जो आप है भी नहीं. दुबई में घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना लेविश लाइफस्टाइल बिता रहे हैं. तो इसको कहा जाता है कैट फिशिंग. अब ये कैट फिशिंग आप तो कर रहे हैं, इससे होता क्या है? और अच्छे अच्छे फोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, भाड़े पे मर्सिडीज गाड़ी लेकर के फोटो डाल दिया सोशल मीडिया पे, बस बताने के लिए कह रहा हूँ. उससे क्या होता है, बाकी लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी आती है कि अरे यार मेरा जिंदगी कितना खराब है. एंड दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग डिप्रेशन, एंड दैट डिप्रेशन समटाइम्स आल्सो may be reflected into rising cases of suicide. तो सोशल मीडिया का बढ़ना और लोगों का ज्यादा ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना और आसपास के लोगों से कनेक्शन कम हो जाना, जो ह्यूमन टच का जो वार्मथ है उसकी फीलिंग का कम हो जाना, इज ऑल्सो वन रीजन बिहाइंड राइजिंग सुसाइड्स. तो सोशल मीडिया और सुसाइड्स के केसेस के बीच का रिलेशन अगर आपको समझना है तो एक केस स्टडी आप आंसर में लिख सकते हैं. एथिक्स में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे. सोशल मीडिया जो है पूरी तरह से एल्गोरिथमिक सर्चेस पे चलता है. आप जो ढूंढेंगे वही सारे सजेशंस आपको देता जाएगा. तो अगर कोई इंसान थोड़ा सा लो फील कर रहा है लाइफ में और डिप्रेसिंग कंटेंट पढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया उसको और ज्यादा डिप्रेसिंग कंटेंट देता जाएगा कि ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए. और वो उसको, अगर इंसान थोड़ा सा लो फील कर रहा है तो सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ इट्स एल्गोरिथमिक सर्चेज, इट कैन मेक दैट पर्सन गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर सजेशंस इन दैट लाइन ओनली. तो यूके के अंदर एक 17 ईयर ओल्ड मॉली रसल, स्कूल स्टूडेंट, कमिटेड सुसाइड. जब उनके सर्च हिस्ट्री को देखा गया, ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखा गया, तो पता चला कि सी हैड बीन रीडिंग लॉट मेनी कंटेंट्स रिलेटेड टू सुसाइड्स एंड डिप्रेशन. तो उसके बाद से यूके की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक अलग से कानून बनाया है, ऑनलाइन सेफ्टी लॉ, और जिसके अंतर्गत एक ड्यूटी दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसको नाम दिया गया ड्यूटी ऑफ केयर. जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया है कि अगर कोई इंसान डिप्रेसिंग कंटेंट ढूंढता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एल्गोरिथमिक सर्चेस को ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि उसको वो डिप्रेसिंग माइंडसेट से उसको निकाल करके पॉजिटिव माइंडसेट्स उसकी डेवलप की जाए. तो इस तरीके का कानून भारत में भी आना चाहिए. यहाँ पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथमिक सर्चेस को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ताकि कोई भी इंसान जो डिप्रेसिंग टेंडेंसीज फेस कर रहा है उसको वहां से एलिवेट करे सोशल मीडिया, ना कि उसको और ज्यादा डिप्रेशन के साइकिल में फंसाए. द पॉइंट इज कि मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड एक्सेसिव राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसके कारण हमारा कनेक्शन विद द रियल ह्यूमंस एंड द वार्मथ ऑफ रियल ह्यूमन रिलेशन वो खत्म हो गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग कैट फिशिंग कर रहे हैं, जिस कारण से सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी आता है. प्लस सोशल मीडिया के एल्गोरिथमिक सर्चेस के कारण जो है वो इंसान फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन के साइकिल में जा सकता है. दीज आर द रीजंस बिहाइंड केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड दैट अल्टीमेटली समटाइम्स रिफ्लेक्ट्स इनटू सुसाइड. उसके अलावा स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज. देखिए, हम बीमार पड़ जाएं, बुखार हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर मानसिक तौर पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा है समाज में. लोग अलग अलग नाम से बुलाने लगे, अरे ये तो पागल है, इलाज करा रहा है अपने दिमाग का. तो वो जो स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज ऑल्सो रीजन कि क्यों मेंटल हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं. वो स्टिग्मा को एड्रेस करना होगा. उसके अलावा करियर ड्रिवन पेरेंट्स, ऑफ कोर्स दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रन. एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन, जिससे स्लीप पैटर्न खराब होता है. एंड देन अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, रेस, रिलीजन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, ऑल सच आर रीजन बिहाइंड पुअर मेंटल हेल्थ, एंड दैट पुअर मेंटल हेल्थ रिफ्लेक्ट्स इनटू और मैनिफेस्ट्स इनटू सुसाइड समटाइम्स. तो ये सब कुछ कारण है राइजिंग सुसाइड्स के केसेस के पीछे. अब अगर मान लीजिए एसे पेपर में या एथिक्स में आपको सुसाइड्स पे या मेंटल हेल्थ इशू पे कुछ आंसर लिखना है, तो आप ऐसे बिल्ड कर सकते हैं कि क्या अंतर है एक रोबोट में और एक इंसान में. देखिए, रोबोट या एआई जो टूल है वो खाली मिमिक कर सकता है कि इट इज इंटेलिजेंट, बट इट इज नॉट इंटेलिजेंट.
इन रियल या नेचुरल सेंस, इट इज जस्ट मिमिकिंग ऑफ इंटेलिजेंस, इसीलिए इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स इस रोबोट का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मटीरियल एग्जिस्टेंस है, बट इंसानों का एग्जिस्टेंस जो है वो टू डायमेंशनल है। वी हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, हमारा बॉडी है, हाथ पांव, ये सब मटेरियल एग्जिस्टेंस है, बट वी हैव अनदर डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल्सो, दैट इज सोल। और बहुत बार हो क्या रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल एग्जिस्टेंस को ही रियलाइज कर पाते हैं। इसलिए हमें बुखार हुआ, मान लीजिए शरीर में चोट लग गई, कहीं हाथ टूट गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको लेकर के कोई स्टिग्मा नहीं है। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा सोल, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसकी कॉन्शियसनेस हमारी कमजोर है। और इस कारण से अगर सोल लेवल पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू पुअर मेंटल हेल्थ। तो उस स्ट्रगल को हम कंसीड नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, और अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि समाज जो है उसको स्टिग्मेटाइज करता है। और स्टिग्मेटाइज इसलिए कर रहा है बिकॉज सोसाइटी इन जनरल फेल्स टू अप्रिशिएट कि वी हैव टू डायमेंशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉट जस्ट मटेरियल डायमेंशन बट ऑल्सो द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। आप बताइए, अगर हाथ टूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही अगर हम लो फील कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा सोल जो है वो लो फील कर रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों ना जाए। बट हम नहीं जाते हैं और स्टिग्मेटाइजेशन है समाज में, क्योंकि समाज की या लोगों की इन जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सेकेंड डायमेंशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, दैट इज वेरी वीक, एंड दैट इज वाई विजिटिंग अ डॉक्टर फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज इज स्टिग्मेटाइज। So we have to highlight on these ideas when we are writing any essay or any ethics answer with respect to the rising cases of suicides and mental health issues. कि the essential difference between human and any other material objects like robots is that they are one dimensional in their existence, and while we are having two dimensions of existence, matter as well as soul. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, जीसीसी का मेंबर कौन नहीं है? ईरान। माइक्रोबीट से संबंधित फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, मरीन इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। E-governance initiative, again, first statement is correct, second statement is wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.